मैं बैठा जरूर भारतीय जनता पार्टी के कक्ष में हूं, हेड ऑफिस में हूं, मगर मुझे लगता है मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद या कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक भारतीय के नाते, एक इंडियन के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। क्योंकि जिस प्रकार का टेरर डेमोलिशन, जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने, अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके विषय में पूरा हिंदुस्तान आज जानता है, क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। कल भी तीनों डीजीएमओ ने मिलकर के देश को संबोधित किया और तमाम तथ्य जो देश जानना चाहता था उसे उन्होंने हमारे समक्ष रखा। मगर मुझे लगता है कि एक आम नागरिक के भाषा में, बहुत साधारण भाषा में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, किस प्रकार से इससे हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक निर्णायक भूमिका हिंदुस्तान ने अदा किया है। आप सभी जानते हैं 22 तारीख का वो दिन, दैट अनफॉर्चुनेट डे ऑन 22 ऑफ अप्रैल, जब पहलगाम में 26 लोगों का नृशंस हत्या कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। वह आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, वह आतंकवादी जो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, आतंकवादियों द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। उनमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे में थे, सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत भारत लौट के आते हैं और उन्होंने जनता की बात को सुना। जनता ने उस समय एक मांग रखी कि आतंकवाद के ऊपर हमला हो, हमें बदला लेना है पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और यह वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा यह जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। 22 तारीख से 7 मई तक लगभग ये 14 दिन आप सभी ने देखा पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से एक माहौल टेंशन का था, प्रेशर का था कि तुरंत निर्णय किया जाए, तुरंत एक्शन में आया जाए। बहुत सूझबूझ के साथ, सोच समझ करके, स्ट्रैटेजी के साथ। पाकिस्तान भी जानता था कि हमला होगा, एयर स्ट्राइक पहले हो चुका था, किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो चुकी थी। पाकिस्तान पूरी तरह जानता था कि इस बार भी छोड़ा नहीं जाएगा, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान इतना दिमाग लगाने के पश्चात
वह डेट नहीं जान पाया जिस दिन यह हमला होना था। 22 तारीख से 7 तारीख के बीच में कुछ नॉन मिलिट्री एक्शंस जिन्होंने पाकिस्तान को कमजोर किया, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत की सरकार ने लिया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका एक मिलिट्री पोर्शन है तो एक नॉन मिलिट्री पोर्शन भी है। और नॉन मिलिट्री पोर्शन में सबसे बड़ी बात, इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी समझौता 1960 का था, उसे स्थगित किया गया, अबेयंस में रखा गया। आप सभी जानते हैं लगभग 90% पाकिस्तान जो है इसी पानी पर निर्भर करता है। लगभग 80% उनका जो कृषि है इस पानी पर निर्भर करता है। इस पानी को यदि रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी गिर जाती है। इस पाकिस्तान को अगर इस पानी से वंचित रखा जाए तो पाकिस्तान के हालात वैसे होंगे कि उनकी जीडीपी लुढ़केगी, कृषि लुढ़केगा। केवल कृषि और जीडीपी नहीं, उनके पावर कट्स होंगे और इस प्रकार का माहौल पाकिस्तान में पैदा होगा कि पाकिस्तान एक फ्रजाइल स्टेट के रूप में, अभी भी फ्रजाइल है, और फ्रजाइल स्टेट के रूप में वो सामने आएगा। झेलम और चनाब अब संपूर्ण रूप से भारत सरकार के अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में है। और जिस प्रकार से यहां हम बांध बनाने की और रिवर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए रिजर्वॉयर, इरिगेशन और हाइड्रो पावर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं हरियाणा, इन राज्यों को बहुत फायदा मिलने वाला है। ये कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मित्रों, जरा सोच के देखिए, 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए। जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया। दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पाकिस्तान का वीजा था और वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के नागरिक जो हिंदुस्तान के वीजा के साथ भारतवर्ष में रह रहे थे, उन सब को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी परफॉर्मेंस वो भारतवर्ष में नहीं हो सकता है। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। सऊदी अरब, यूएई, यूएस, आप सोचिए, इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े देश हैं सऊदी अरब और यूएई, इन्होंने भारतवर्ष का पूर्णतः समर्थन किया। जिस समय पहलगाम का हमला हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब के अपने दौरे को जब वो छोड़ के आए, तब उनको वहां एश्योरेंस दिया गया कि आप जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, वी सपोर्ट यू, हम टेरर के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। पाकिस्तान वॉज आइसोलेटेड। ये जो नॉन मिलिट्री एक्शन लिया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए। और अपने आप में भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया, 20 से अधिक देशों का समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक हमले की तैयारी। और 6 और 7 मई 2025 उस रात निर्णायक हमला होता है आतंकवाद के ऊपर। सभी जानते हैं कि 9 आतंकवादी ठिकाने जो पीओजेके में थे और पाकिस्तान में थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा दायरा तय करता है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष क्या कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत
पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या था? क्या हमने लक्ष्य की पूर्ति की? What was the aim of Operation Sindoor? Did we achieve what we aimed for? क्या लक्ष्य था? नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में है पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। दिस वॉज अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेररिस्ट्स। क्या हम लक्ष्य को पा पाए? आप देखिए, जब यह हमला हुआ तो 9 ठिकाने ध्वस्त हुए, उनमें 5 POJK में थे, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और 4 पाकिस्तान में थे। सबसे बड़ी बात है, पहली बार पंजाब प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पंजाब प्रोविंस उनका हृदय है पाकिस्तान का, उसके अंदर भारतवर्ष घुस करके आतंकवादियों का सफाया करता है। यह अपने आप में छोटी बात नहीं है। दिस इज अ बिग अचीवमेंट एज फार एज ऑपरेशन सिंदूर इज कंसर्न्ड। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकाने ध्वस्त होते हैं। और मैं यहां वो नाम पढ़ना चाहूंगा। ये जो 9 नाम है, 9 आतंकवादी ठिकाने, मैं आज देश से अपील करना चाहूंगा, तमाम भारतीयों से अपील करना चाहूंगा कि ये नाम हमें स्मरण करना है। आने वाले 100 वर्षों तक हमें इन नामों को याद दिलाते रहना है, दोहराना है। जब भी आतंकवाद सर उठाए तो हमें ये चित्र दिखाने हैं कि तुम्हारा क्या हश्र किया था ऑपरेशन सिंदूर ने, भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने। इसलिए मैं नाम पढ़ना चाहूंगा। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो POJK में है, 30 किलोमीटर दूर है LOC से, उसे ठिकाना लगाया गया। लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग में और 24 अक्टूबर 2024 गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे, उसमें यहां से आतंकवादी आए थे। और सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकवादी आकर पहलगाम में हमारे नागरिकों को मार के गए थे, हमारी बहनों के माथे से जिन्होंने सिंदूर पोंछने का काम किया था, उनका प्रशिक्षण भी इसी केंद्र में हुआ था, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था, ये दूसरा कैंप जो ध्वस्त हुआ। गुलपुर कैंप कोटली, ये LOC से 30 किलोमीटर दूर था, लश्कर तैयबा का बेस था। और 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में, 9 जून 2024 को जो तीर्थ यात्री को बस में हमला करके मारने का काम किया था आतंकवादी, यहां गुलपुर कैंप से आए थे जो कोटली में है, उसे ध्वस्त किया गया। बरनाला कैंप बिरगढ़, बरनाला कैंप जो 9 किलोमीटर दूर है LOC से, उसे समाप्त किया गया। अब्बास कैंप कोटली जो 13 किलोमीटर दूर है LOC से, लश्कर तैयबा का मारने का काम इन्हीं आतंकवादियों ने किया था जो सरजाल कैंप से आए थे सियालकोट के, उस कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। महमूना जाया कैंप सियालकोट, जो कि 12 से 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर है, मैं LOC की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल बॉर्डर से, और हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है, बहुत बड़ा कैंप है। कठुआ और जम्मू क्षेत्र में जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है, सियालकोट के इस
मजनूमा जाया कैंप से आतंकवादी भेजे जाते हैं, भारतवर्ष ने उसे ध्वस्त किया। मरकज तैयबा मुरीद के, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूर है, 2008 के मुंबई का जो हमला हुआ था 26/11 के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसमें जो आतंकवादी आए थे अजमल कसाब और डेविड हेडली, उनकी ट्रेनिंग मरकज तैयबा मुरीद के में हुआ था। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने मरकज तैयबा मुरीद के को ध्वस्त किया है, समाप्त किया है। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। विश्व में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, पाकिस्तान ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की सेना के पास, भारत की एयरफोर्स के पास और भारत के राजनेताओं के पास ऐसी इच्छा शक्ति होगी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर घुस के वो हमारे आतंकी अड्डे को ध्वस्त कर सकते हैं। मरकज सुभान अल्लाह, जो कि जैशे मोहम्मद का मुख्यालय था, उस मुख्यालय को भारत की वायुसेना ने ध्वस्त किया। यह कोई छोटा विषय नहीं है। यह बहावलपुर एक ऐसा स्थान है जहां यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस भी अपने ड्रोन नहीं भेज पाया था। उस जगह पे भारत घुस के मारता है। आज का भारत, आज का नया भारत यही है। ये नाम, जो 9 नाम मैंने पढ़े, हमें याद रखने चाहिए, मगर उन नामों के साथ मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। जो आतंकवादी मारे गए, एक लक्ष्य था आतंक के ठिकानों को, आतंक के अड्डों को सफाई करना, ध्वस्त कर देना। दूसरा लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना, उन्हें मिट्टी में मिलाना। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 100 से अधिक। मैं कुछ आतंकवादियों के नाम पढ़ता हूं जिनको कि हम डिस्कस करते थे डिबेट्स में, टीवी पे, यूएन में, जिनको कि यूएस ने भी कंडेम कर रखा था। मैं नाम पढ़ रहा हूं। मुदस्सर कादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल। अबू जुंदाल नाम से हम जानते थे इस आतंकवादी को। और जो लश्कर तैयबा का आतंकवादी था, वो मरकज तैयबा का जो मुरीदके में है, उसका इंचार्ज था। जब वो मरा तो उसके गार्ड ऑफ ऑनर, उसका जो जनाजा निकला, उसमें पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी थे, पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, पंजाब सीएम मरियम नवाज भी उसमें रही। आप सोचिए, ये एक सरकारी जमीन पर हुई और तमाम बड़े लोग, सरकारी लोग पाकिस्तान के उसमें शामिल हुए, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि टेरर एंड द स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर आर हैंड इन ग्लव टुगेदर। आतंकवादी और जो आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले, वो एक साथ काम करते हैं। दूसरा, हाफिज मोहम्मद जमील, ये जैशे मोहम्मद का आतंकवादी है। ये ब्रदर इन लॉ, साला था मौलाना मसूर अजहर का, और इंचार्ज था मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर का, वह भी मारा गया। तीसरा आतंकवादी मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ घोशी साहब, जैसे मोहम्मद का नामी आतंकवादी, और यह भी मौलाना मसूद अजहर से जुड़ा हुआ था और यह वेपन ट्रेनिंग देता था जैशे मोहम्मद का। और सबसे बड़ी बात, IC 184 के हाईजैकिंग में इसका हाथ था। IC 814 के हाईजैकिंग में इसका हाथ था, वह भी मारा जाता है। चौथा आतंकवादी खालिद उर्फ अबू अक्स का। खालिद ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी था, फैसलाबाद में मारा गया और वहां उसका फ्यूनरल होता है। अब मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला। और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये LET का कमांडर है, लश्कर तैयबा का कमांडर है, अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ जो खुद एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है।
अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। वह सामने खड़ा है जनाजे में, और उसके पीछे जो खड़े हैं, मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। मेजर जनरल राव इमरान सरताज, जो कि मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पाकिस्तान आर्मी के। डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजीपी पंजाब। और मलिक सोहेब अहमद बर्थ, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। ये बड़े बड़े लोग, तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग, पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं। और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी। और आप देखिए, ये बिफोर और आफ्टर, ये जितने भी मैंने आपको अभी आतंकवादी ठिकानों का नाम बताया, किस प्रकार उनकी परिस्थिति थी और क्या उनकी परिस्थिति हुई, यह इस तस्वीर से हम देख सकते हैं। तो उद्देश्य मैं बता रहा था, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। उसका उद्देश्य था आतंकवाद के ठिकाने को ध्वस्त करना, आतंकवादियों को मारना और आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश भेजना, और उसमें हम सफल हुए। पहली बार एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है। कोई कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो भारत के पहुंच से बाहर हो। और आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी। रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। मुझे लगता है पूरे विश्व में इस प्रकार से 23 मिनट के अंदर इतने प्रेसिशन के साथ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किसी देश ने पहले किया होगा। और जब यह पूरा एक्सरसाइज समाप्त हुआ, उसके बाद जब हमारे एमईए ने, हमारी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसमें कुछ 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। वो 4 शब्द हैं: कंट्रोल्ड, प्रिसाइज, मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी। हमने ये जो 9 अड्डे ध्वस्त किए, वो कंट्रोल्ड तरीके से ध्वस्त किए। प्रिसाइज, कोई सिविलियन अड्डा या कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, प्रिसाइज टारगेट था, आतंकवादी ठिकाने, उनको ध्वस्त कर दिए। मेजर्ड, जितना ध्वस्त करना था उतना ध्वस्त किया, उसके अगल बगल के किसी स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया। जहां आतंकवादी थे उनके ठिकाने में घुस के उनको मार के निकले। और नॉन एस्केलेटरी, मतलब युद्ध को बढ़ाने वाला नहीं, नॉन एस्केलेटरी, क्योंकि द प्राइमरी एस्केलेशन वाज पहलगाम। जो मूल एस्केलेशन था वो 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान ने किया था। हमने रिएक्ट किया नॉन एस्केलेटरी। ये 4 शब्द अपने आप को परिभाषित करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था, ऑपरेशन सिंदूर ने उसे 100% पूर्ण किया, 100% पूर्ण किया। इसलिए आज हिंदुस्तान, भारतवर्ष गर्व के साथ कह सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जो 100% सक्सेसफुल था। और जितने हमारे जाबाज पायलट्स गए थे राफेल के साथ, उतने लौट के आए और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके आए, और किसी सिविलियन को नहीं मारा, किसी मिलिट्री बेस को नहीं मारा। मगर दुखद है, जैसा कि पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान उसके पश्चात रिटेलिएशन करता है, पाकिस्तान अपने ड्रोन्स इत्यादि भेजता है, मगर भारत की सिस्टम ने पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल्स को हवा में ही समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का 7 और 9 तारीख के बीच लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त करने का काम हिंदुस्तान ने किया।
और 9 और 10 तारीख के बीच, 9 मई और 10 मई के बीच 11 एयर बेसेस को, पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को ध्वस्त करने का काम भारतवर्ष ने रिटेलिएशन में किया। जब पाकिस्तान ने भारतवर्ष के ऊपर एस्केलेशन किया तो भारतवर्ष ने 11 एयर बेसेस को समाप्त किया। इन एयर बेसेस के नाम भी हमें याद रखने चाहिए। तमाम भारतीयों को वो 9 नाम आतंकवादी ठिकाने याद रखने चाहिए, स्मरण होना चाहिए। और ये जो 11 एयरबेस हैं, हिंदुस्तान अपने पर आ जाए तो क्या कर सकता है अपने लोगों को बचाने के लिए, ये 11 नाम भी मैं पढ़ता हूं। नूर खान, ये नूर खान वह एयरबेस है जहां पर एयर टू एयर रीफ्यूएलिंग करने की क्षमता है। हवा में उड़ रही हो अगर आपका विमान तो एयर टू एयर रीफ्यूएलिंग यही नूर खान से हो सकती है। जब भारत ने नूर खान को ध्वस्त किया तो जो जहाज थे पाकिस्तान के, उनके पास वो क्षमता नहीं रही कि वो हवा में अधिक समय तक युद्ध कर सके, उन्हें नीचे उतरना ही पड़ा। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोदा, स्कारू, भुलारी और जकोबाबाद, ये तमाम मैं फोटोज लेके आया हूं। जकोबाबाद का ये फोटो देखिए, क्या था पहले और क्या हुआ बाद में, क्या था पहले और क्या हुआ बाद में, आप देख सकते हैं परखच्चे उड़ गए। यह है प्रिसीशन ऑफ इंडियाज अटैक। तमाम फोटो हैं यहां पे, किस प्रकार से हमने एक एक करके उनके एयर बेसेस को समाप्त किया। आप देख सकते हैं सारे एयर बेसेस के हम फोटो लेके आए हैं, जकोबाबाद से लेके बाकी तमाम। क्योंकि आपने ये सब देखा हुआ है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आर्मी ने आपको दिखाया है, डीजीएमओज ने आपको दिखाया है, इसलिए मैं इसको आपको दिखा के दोबारा, आई वुड नॉट लाइक टू टेक मच टाइम, बट मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि 11 एयर बेसेस को हमने ध्वस्त किया। और इसमें एक बड़ा विषय है, पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा वाज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया। जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। और भुलारी एयरबेस में 50 PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान मारे गए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी मारे गए। कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। आई रिपीट, व्हाट पाकिस्तान हैज लॉस्ट वाया ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकाने, बड़े बड़े आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकवादी, 50 से अधिक जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। यह झटका पाकिस्तान सह नहीं पाया और उनके डीजीएमओ का 10 तारीख को ही फोन आया। और उसके पश्चात मैं कहूंगा यह सीज फायर नहीं, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी आतंकी हमला होता है तो ये अंडरस्टैंडिंग तोड़ दी जाएगी। हमने करके दिखाया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो हुआ है इस बार। अंदर घुस के मारा है हमने, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में उनके मौलाना, उनके मौलवियों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, मगर हिंदुस्तान की एकता देखिए, हिंदुस्तान का भाईचारा देखिए। पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ, पूरा देश सेना के पीछे, सेना के अदम्य साहस के पीछे, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति के पीछे पूरा भारत एक होकर खड़ा हुआ। और आज मैं कहना चाहता हूं
कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा है। पहले भी ऐसे वक्त थे, अनेकों प्रयास भारतवर्ष करता था। पहले हम सबूत देते थे, प्रयास करते थे डोजियर के माध्यम से पाकिस्तान को प्रूफ दे आतंकवाद का। वो डोजियर लेती थी मगर उस पे काम नहीं करती थी। मगर आज नए भारतवर्ष ने पाकिस्तान को बख्शा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हुई है और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, वहां से यदि गोली आती है तो यहां से गोला जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। कमलेश जी। देखिए, मुझे लगता है आज का दिन पूरे भारत का दिन है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कह रहा हूं। मैंने शुरू में ही कहा था, आज मैं भारतवर्ष के एक साधारण नागरिक के रूप में जो अदम्य साहस हमारे सेना ने दिखाया है उसका विवरण किया। पाकिस्तान ने क्या खोया है और हिंदुस्तान ने क्या पाया है वो मैंने आपको दिखाया है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने एकजुटता दिखाई। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं नहीं चाहता हूं मैं किसी की आलोचना करूं, और मैंने कहा कि विगत दिनों में वह भी एक प्रयास था जहां हम प्रूफ देने की कोशिश करते थे, हम डोजियर इत्यादि देते थे। हम 26/11 भी हुआ था, उस समय भी हमने प्रयास किया था कि हम पाकिस्तान को समझाएं कि देखो तुम्हारे आतंकी आके क्या कर रहे हैं हमारे देश में। मगर पाकिस्तान मानता नहीं था। पाकिस्तान को लगता था कि दे कैन टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। मगर अब परिस्थिति बदले हुए हैं। अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता है इंडिया के ऊपर आंख उठा के देखने का। आमोद राय। आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बहुत सारी सफलताएं रहीं मगर लोगों के मन में और की इच्छा थी। दूसरा प्रश्न हस्तक्षेप को लेकर है। मैं दोनों का सटीक उत्तर दूंगा। नंबर 1, मैंने आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरंभ में ही बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर के जो लक्ष्य थे, जो लक्ष्य परिलक्षित थे, वो प्रधानमंत्री जी ने डे 1 को ही बता दिया था। आतंकवाद के ऊपर हमला, कल्पना से परे सजा आतंकवादियों को, चुन चुनकर मारना और उनके अड्डों को ध्वस्त करना। और सेना के अदम्य साहस ने यह करके दिखाया। आतंकवादी अड्डे ध्वस्त हुए, आतंकवादी मारे गए। यह हमारा परिलक्षित लक्ष्य था। हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और जिस समय एस्केलेशन भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमने वो जो 4 शब्द प्रयोग किए, जिसका मैंने यहां विवरण रखा कि कंट्रोल्ड था, मेजर्ड था, प्रिसाइज था, नॉन एस्केलेटरी था, तो भारतवर्ष ने अपने लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित किया हुआ था। इसलिए आपका यह कहना कि कुछ और होना था, मुझे लगता है कि हमने जो करना था वो हमने पहले भी कहा, करके भी कहा और उसे 100% हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर वॉज 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन। 100% सफलतापूर्वक किया गया एक मुहिम था, एक ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। जनेंद्र। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक मध्यस्थता इत्यादि का विषय है,
मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा अभी, जितना मेरे डोमेन में नॉलेज है, और डीजीएमओज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार नहीं कई बार कहा कि फोन हमारे डीजीएमओ को पाकिस्तान के डीजीएमओ का आया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्टॉपेज, और चूंकि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका था, हम तो शुरू से ही एस्केलेशन के फेवर में नहीं थे, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए था, नॉन एस्केलेटरी था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, दूसरे देशों का फोन, जहां तक दूसरे देशों का फोन आने का सवाल है, देखिए ऐसी परिस्थितियों में तमाम देश एक दूसरे को फोन करते हैं, सभी देश एक दूसरे को फोन करते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से कूल डाउन हो सकता है, इस विषयों पर चर्चा होती है। भारतवर्ष यूक्रेन भी फोन करता है, भारतवर्ष रशिया भी फोन करता है, सब जगह फोन करते हैं, हर कोई एक दूसरे को फोन करता है। इसमें किसी प्रकार का मगर संशय नहीं है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया भारतवर्ष के डीजीएमओ को सीज फायर डिमांड करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, डिमांड नहीं रिक्वेस्ट करते हुए। और कोई प्रश्न? दृष्टि, एक मिनट सर, एक मिनट दे दो, जवाब दे दूंगा। बिल्कुल, ऑपरेशन अभी जारी है, और मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, गोली आएगी तो गोला जाएगा। तो अगर गोली आएगी तो गोला जाएगा, तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, इंतजार कि अगर आंख उठाया तो उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, ये आपको क्या लगता है, इन प्रश्नों का जवाब कि जंग के लिए हमारी क्या तैयारी है, इसका जवाब प्रवक्ता देंगे, इसका जवाब तो जहां उचित फोरम में होना चाहिए वो देंगे। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही है, उसके सफलता को लेकर हो रही है, और तमाम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए थे, चाहे वो सेना हो, चाहे वो हमारी राजनीतिक घटक हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, उन सभी का सलाम है, उन सबको हम रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं। और सही बात है, सोशल मीडिया एक टूल जरूर है, मगर सोशल मीडिया के आधार पर यह कह देना कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा, ये निर्णय नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।